हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ और अलग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, तो मैं धीरे धीरे करके हर एक वैरायटी के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया हो जाए। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है और आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें लगेगा हमारे r+1th टर्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि हम अगर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, एक जनरल टर्म की बात करना चाहते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपांसन का, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे आज हम उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन बोलता है हमें कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ y³ इन द एक्सपांसन ऑफ x+2y�9। मतलब x+2y�9 को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो x⁻6 इंटू y³, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले एक फार्मूला लिख देता हूँ जो हमने अभी तक लिखा है कि मेरा r+1th टर्म जो होता है उसका एक्सप्रेशन मेरा आता है NCR a⁻n−r b⁻r आता है। तो आज हम इसी फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये जो NCR की टर्म होती है यही मेरा कोएफिशिएंट होता है। कहने का मतलब बेसिकली जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, मतलब किसी भी a+b⁻n को मैं एक्सपैंड करूँगा तो ये मेरा क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग कि ये सिर्फ a और b नहीं है, इसके साथ में भी कुछ टर्म लगी हुई है, तो हो सकता है कुछ एडिशनल फैक्टर भी इसके लिए आ जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। कि सपोज मान लो मुझे बोला गया x+2y, सपोज मुझे बोला गया कि फर्स्ट क्वेश्चन है x+2y�9 को एक्सपैंड करो। तो मेरा एक्सपांसन का फॉर्मूला क्या था, हमें पता है, हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और फिर जाकर अपने कौन से टर्म को चेक कर ले, x⁻6 और y³ के टर्म को चेक कर ले और वो हमें रिजल्ट दे देगा। क्या मैं उस कंडीशन को यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो मेरी r+1th टर्म जो होती है वो NCR a⁻n−r b⁻r होती है। ओके, अगर ऐसा होता है तो मैं अगर x+2y�9 के जनरल टर्म की बात करूं तो क्या मैं उसे बोल सकता हूं कि दैट शुड बी ऑल्सो NCR x⁻n−r एंड 2y⁻r होना चाहिए। मैं किसी भी जनरल टर्म की बात करता हूँ और यहाँ पे समेशन लगा दो, r की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाएगी। तो यहाँ पे मेरे n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9 यूज कर सकता हूँ। ओके, मैंने इसी फॉर्मूले जनरल टर्म को यहाँ पे लिखा है, समेशन इसी लगाया क्योंकि ऐसे हर एक टर्म को हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है मेरे एक्सपांसन को लिखने का। ओके, नाउ अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कौन से टर्म की चाहिए, x⁻6 और y³ की चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x का पावर 6 आने के लिए मतलब मेरे को एक कंडीशन दिखती है कि n-r की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तभी तो x⁻समथिंग इज इक्वल टू 6 होगा। मतलब दिस 9-r शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6। तो क्या यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिलती है कि मेरे 9-r की वैल्यू 6 है। दिस इम्प्लाइज दैट कि r की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 आएगी। सो जब मैं इस टर्म को एक्सपैंड कर रहा हूँ और अपने कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 y³ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 y³ की, तो दैट शुड बी इक्वल टू 9CR में 9C और r की जगह पे 3 आ जाना चाहिए। एंड जब मैं r इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो ये वाली टर्म मेरी x⁻6 हो जाएगी और ये वाली टर्म मेरी 2y⁻r मतलब 3 हो जाएगी।
तो जब हम इस पार्ट को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा 9c3 x रेज टू द पावर 6 2 का क्यूब और y का क्यूब होगा। और मुझे चाहिए तो यही x रेज टू द पावर 6 एंड y क्यूब का ही तो टर्म चाहिए। सो x रेज टू द पावर 6 और y क्यूब का टर्म क्या होगा, 9c3 इंटू 2 क्यूब होगा। क्या होगा? सो दैट विल बी योर कोएफिशिएंट, और वही हमारा आंसर होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 y क्यूब फाइंड करने के लिए मुझे ये टर्म फाइंड करनी पड़ी, मतलब इसके कोएफिशिएंट की मैं बात करूँगा। और वो टर्म मुझे कहाँ से मिलेगी? तो वो टर्म मुझे मिलेगी 9c3 इंटू 2 क्यूब से मिलेगी। नाउ कैलकुलेट 9c3। तो हमें पता है हम इसे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एनसीआर के फॉर्मूले से। और 2 क्यूब की वैल्यू मेरी 8 आएगी। जब मैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करूँगा तो ऊपर में मुझे मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन नेक्स्ट जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो इसी 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 करके लिख सकता हूँ। तो मैंने 1 को अवॉइड कर दिया लिखना यहाँ पे। नाउ 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स। जब सारी वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 8 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। सो 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और 84 इंटू 8 इज़ 8 4 जा 28, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 8 जा 64 एंड 3, मतलब 672। सो दिस इज़ योर आंसर। क्या? 672 मेरा इसका कोएफिशिएंट आएगा। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को क्या किया गया। हमसे पूछा गया है x रेज टू द पावर 6 y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो हमें पता है कि हम जनरल टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुझे r नहीं पता था इसलिए मैंने समेशन लगा दिया। तो इसका एक्सपांसन बेसिकली ऐसा आएगा। जब इस टर्म को हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं अपने इस टर्म से, तो मुझे दिखती है कि मुझे x का पावर 6 चाहिए। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि मेरे 9 माइनस r की वैल्यू 6 होगी। सो 9 माइनस r इज इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू 3। हम चाहते तो y के कोएफिशिएंट को, y के पावर को भी कंपेयर कर सकते थे। यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ से y रेज टू द पावर r आएगा जो कि 3 आना चाहिए। सो इनडायरेक्टली वैल्यू 3 आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे r इक्वल टू 3 रखता हूँ तो मेरा एक्सपांसन कुछ ऐसा दिखता है उस पर्टिकुलर टर्म का जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, दैट इज x रेज टू द पावर 6 और y क्यूब की। जब मैं इस टर्म को और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है। सो x रेज टू द पावर 6 इंटू वाई क्यूब को हटा दिया तो बाकी बची हुई टर्म बेसिकली क्या है, वही तो इसका कोएफिशिएंट है। सो वही उस टर्म को हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ फर्स्ट सेकंड। दो चीज़ें, दो इक्वेशन दिए हुए हमें, तो दोनों के लिए हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो इसको मैं फाइंड करता हूँ, ये मैं आपके लिए ओवर छोड़ता हूँ। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। सो 7 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू द पावर 7 का मिडिल टर्म किसका? तो 7 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू द पावर 7 का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के कंसेप्ट में हमने देखा था कि अगर पावर मेरा a प्लस बी रेज टू दी पावर n का डिग्री मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे अगर क्या रही, ऑड रही, तो मेरे पास 2 मिडिल टर्म आते हैं, और n की वैल्यू अगर इवन रही तो मेरे पास 1 मिडिल टर्म आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑड है, तो मेरे पास 2 मिडिल टर्म आएंगे। और वो 2 टर्म कौन कौन से होंगे? तो हमने देखा था कि n प्लस 1/8 और n प्लस 1/2 टर्म और n प्लस 3/2 टर्म होती है। कहने का मतलब मैं मिडिल टर्म की यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से टर्म आने वाले हैं मेरे? मिडिल टर्म इज 7 प्लस 1/2, मतलब 7 प्लस 1/2 मतलब 4th टर्म, और नहीं एंड 7 प्लस 3/2 मीन्स 5th टर्म। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कहाँ से लगाया? ये n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2 क्यों किया है? तो ये हमने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस किया। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? तो अब हमें 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करनी है। तो चलो 4th टर्म फाइंड करते हैं। तो मेरे r प्लस 1th टर्म का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है। तो क्या मैं अपने T4 को
सी r+1 की जगह पे 4 है, इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा 3 होना चाहिए। सो इस एक्सपांसन में मैं r की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा 3 यूज़ करूँगा। सो दिस इज 7c3 a रेज टू द पावर n माइनस आर मतलब 7 रेज टू द पावर n माइनस आर। सो 7 रेज टू द पावर n माइनस आर मतलब इन दोनों का डिफरेंस। सो 7 माइनस 3 इज 4, तो 7 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। देन b रेज टू द पावर r मतलब -x³ माइनस x³ रेज टू द पावर r, और r की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ 7c3 की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 7 y फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 4 इंटू -x³ रेज टू द पावर 6 पर पावर क्यूब लगा हुआ है, मतलब ये टर्म नेगेटिव तो हो जाएगी, एक बात तो पक्की है, तो मैं उस नेगेटिव को यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक। और x³ का क्यूब करेंगे तो x रेज टू द पावर 9 हो जाएगा, अपॉन 6 का क्यूब करेंगे तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। हो गया। अब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब माइनस ऊपर में आएगा हमारे 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 आएगा, इंटू में 7 रेज टू द पावर 4 है, इंटू में x रेज टू द पावर 9 अपॉन 6 है। जब हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आप अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सारे नंबर्स को आपस में कैलकुलेशंस कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, बाकी 7 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू 5 अपॉन 6, जो भी टर्म है उसे कैलकुलेट कर लेंगे, और इंटू में x रेज टू द पावर 9, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं फाइनली जो एक्सप्रेशन आने वाला वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, और आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं। 6x रेज टू द पावर 9, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ सी, अब हमें फाइंड करना है 5th टर्म। ये दो ही टर्म हमको फाइंड करनी है यहाँ पे, ये 4th टर्म और 5th टर्म। तो हमने 4th टर्म तो फाइंड कर लिया, अब हमें 5th टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे r की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैं उसका इनिशियल एक्सप्रेशन बता देता हूँ आपको। सो T5 निकालना है हमें, और T5 कम्स आउट टू बी 7c4 7 रेज टू द पावर 3 माइनस x³ अपॉन 6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। नाउ जिस तरीके से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया उसी तरीके से आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ये टर्म कैलकुलेट करके बता दिया आपको, उसी तरीके से आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, तो इस पार्ट का भी मुझे मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, तो मेरी डिग्री कितनी है 10 है। ओके, तो डिग्री 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, ऑड आएंगे। और वैसे भी हमने देखा हुआ है कि अगर n की वैल्यू इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होती है मेरी, n/2 + 1th टर्म होती है। तो अगर मैं इसके सेकेंड पार्ट की बात करूँ, मैं इधर ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन को इधर सॉल्व करना है। तो वो कौन सी टर्म आने वाली है, तो इन दिस केस योर मिडिल टर्म इज व्हाट, 10/2 + 1। इसका मतलब है कि 6th टर्म मेरी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। और उस 6th टर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो T6 से कैलकुलेट करेंगे। और T6 की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NCR। इसका मतलब है कि 10c5 x/3 रेज टू द पावर n-r मतलब 10 - 5 और 9y रेज टू द पावर r कहने का मतलब 5। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो ये पार्ट भी आप सॉल्व कर लेना, बस कैलकुलेशन है इसीलिए मैं इसे कर नहीं रहा हूँ। बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ। ओके, नाउ आज की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है कि प्रूव दैट 6 रेज टू द पावर n
-5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। कहने का मतलब क्या बोला गया है कि अगर मैं इस टर्म को 25 से डिवाइड करता हूं तो वो हमेशा क्या देता है मुझे, 1 एज अ रिमाइंडर देता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसे बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो हमें पता है कि अगर मान लो मैं किसी नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ किसी नंबर से, तो उसके कुछ फैक्टर आएंगे। कहने का मतलब मान लो अगर मैंने बोला कि b/a है मेरे पास नंबर, ये नंबर किसी टर्म से डिवाइड हो रही होगी और कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। मतलब लॉजिक क्या है कि आई कैन राइट b एज सम कांस्टेंट a प्लस n प्लस m के फॉर्म में। नहीं समझा कैसे, कि मान लो अगर मैं बोलना चाहूँ 5/2, तो क्या मैं 5 को बोल सकता हूँ कि 2 × 2 + 1 है। सो यहाँ पे ये 2 क्या है मेरा, वो डिवीज़र है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली टर्म हमेशा क्या आती है, एक इंटीजर आती है और +1। सो अगर मुझे यहाँ के एक बात समझ में आती है कि मुझे रिमाइंडर 1 बचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अपने जिस टर्म को डिवाइड करनी है उसे डिवीज़र इनटू सम इंटीजर +1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। मतलब b/a को मैंने डिवाइड, a से b को डिवाइड, b से a को डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया, तो मुझे दिखा कि एक इंटीजर n आता है, तो वो n यहाँ पे मेरा 2 है। b की जगह पर मैंने 5 लिया है, a की जगह पे मैंने 2 लिया है, ओके। सो m मेरा क्या आ रहा है इस केस में 1, और वो m ही मेरा क्या है, वो रिमाइंडर है। इसका मतलब किसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन b इज डिवाइडेड बाय a इट ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ m। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब माई टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ 25 इंटू सम कॉन्स्टेंट +1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यही हमारा एम होगा। तो चलो कैसे करते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सी। सो 6⁻n - 5n की बात हो रही है, -5n। सोचो क्या मैं इस 6 को 1 + 5 ले सकता हूँ, तो यस ले सकता हूँ। 1 + 5⁻n - 5n, ऐसा मैंने कर लिया, ओके। नाउ इस टर्म के लिए हम क्या कर देते हैं, बाइनोमियल एक्सपांसन को लगा देते हैं। तो मेरा बाइनोमियल एक्सपांसन क्या बोलता है, तो मेरा बाइनोमियल एक्सपांसन बोलता है दिस इज इक्वल टू होगा NC0 1⁻n 5⁻0 प्लस NC1 1⁻n - 1 5⁻1 प्लस NC2 1⁻n - 2 5 का स्क्वायर एंड शो ऑन डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाती है, तो प्लस NCn 1⁻0 एंड 5⁻n तक जाती है। तो इस एक्सपांसन को हमने यहाँ पे ऐसा लिया है। नाउ -5n, ठीक है। तो ये -5n यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ओके। नाउ अब ये NC0 NC1 NC2 इन सभी के टर्म्स की बात करते हैं। तो मैं पहले 2 टर्म्स की बात करता हूँ। NC0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने देखा है। सो दिस टर्म इज़ 1, 1⁻n इज़ 1, 5⁻0 इज 1। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाती है मेरी, 1 आ जाती है। सो मेरा पहला टर्म आ गया 1 प्लस NC1 की वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो से, बाइनोमियल के पहले वीडियो से हर बार हम इस बात को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे NCn की वैल्यू आएगी n, 1⁻n एनीथिंग इज़ 1 एंड 5⁻1 इज़ 5, सो दिस इज 5n, n इंटू 5 प्लस नेक्स्ट टर्म को मैं वैसा ही लिखता हूँ NC2, इसे मैं स्प्लिट नहीं करता हूँ, क्यों, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। देखते हैं कैसे। 1⁻n - 2 को मैं क्या ले देता हूँ, 1 ही लूँगा, सो दिस बिकम्स 5²। नेक्स्ट वाली टर्म मैं ऑब्वियसली ट्रीट कर सकता हूँ कि NC3 और 5³ आएगा एंड शो ऑन कहाँ तक, तो प्लस NCn 5⁻n तक आएगा एंड माइनस क्या है मेरा 5n है, ठीक है।
जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो मैं ये देखता हूँ कि ये वाला 5n और ये वाला 5n मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नाउ सो बचा मेरे पास क्या है, 1 प्लस NC2 5 स्क्वायर, देन NC3 5 क्यूब, उसके बाद वाली टर्म आएगी NC4 5 रेज टू द पावर 4 एंड शो ऑन अप टू वहाँ कहाँ तक, तो NCN 5 रेज टू द पावर n तक। क्या हम इन सारे टर्म्स में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, दैट इज़ 5 स्क्वायर, देन 5 क्यूब, देन 5 रेज टू द पावर 4, देन 5 रेज टू द पावर 5। मतलब जो मिनिमम टर्म है वो कौन है, 5 स्क्वायर तो है ही सब में। मतलब क्या मैं उन सारी टर्म्स से 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो यस मैं यहाँ से 25 कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी, NC2 प्लस NC3 इंटू 5। नेक्स्ट टर्म तो हमारी आएगी NC4 5 का स्क्वायर एंड शो ऑन टिल कहाँ तक, NCN 5 रेज टू द पावर n तक आएगी। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है, क्या ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो यस इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि NC2 हमेशा इंटीजर आएगा। जितने भी n के टर्म्स है वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू हमें देता है। तो ये सारे इंटीग्रल है और उसके साथ में हमें हमेशा क्या मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे n-2 होगा क्योंकि 5 स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है। सो सभी में हमको क्या दिख रहा है, 5 के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये n वाली टर्म जितनी है NC2 NC3 NC4 अप टू NCN, ये सारे हमें इंटीजर वैल्यू देगी। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, मेरा एक इंटीजर वैल्यू होगा। सो मैं उसे k ले लेता हूँ। सो इसका मतलब 1 प्लस 25 इंटू k। मतलब बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो अगर मैं इस टर्म को 25 से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी और हमेशा मुझे रिमाइंडर क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो हेंस यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सो दिस टर्म व्हेन डिवाइडेड बाय 25 दिस ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ से प्रूफ हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के पेपर्स में जनरली आते ही आते हैं। ठीक है। तो हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। सो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी अच्छे और धीरे धीरे करके मैं धीरे धीरे लेवल को और बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है। तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।